करें। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि नाम सिबिल हमने टॉपिक का दिया है, एग्जैक्टली इसका नाम सिबिल नहीं है। इसका नाम है जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, सीआईसी जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, वो सीआईसी एक कस्टमर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालती हैं और उसमें क्रेडिट के बारे में उनका जो भी डिटेल्स होता है वो होता है। तो इसमें जो है ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। इस पूरे टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी लोन आज की तारीख में बिना किसी भी सिबिल रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट निकाले नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कॉमन सा लग रहा है टॉपिक, लेकिन जब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक आप कंफ्यूज करते थे या कुछ सिमिलर जैसी चीजें लगती थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ देखिए, मेंबर टू ए सीआईसी, सीआईसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन, सीआईसी को मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑपरेटिंग इन कंट्री, उसमें सबसे पहले सिबिल है। देखो सबसे बड़ा डाउट आप दूर करिए पहले, जो लोग खासकर से एडवांसेस में काम नहीं करते या टच में नहीं है उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट यहां रहा। ये जो सीआईसीज है वो 4 सीआईसीज हैं इंडिया में, जिसमें सबसे पहला और पुराना और प्रोमिनेंट नेम जो आता है, जो बहुत मोस्ट पॉपुलर नेम है, वो सिबिल है। उसके बाद एक्सपीरियन है, इक्यूफैक्स है और हाई मार्क है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, ये सारी कंपनियां क्रेडिट रिपोर्ट देती हैं, अलग अलग स्टाइल से देती हैं। हर कंपनी के अपने क्रेडिट रिपोर्ट देने के तरीके भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर के बारे में बात होगी। फेयर प्रैक्टिस कोड जो सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर डेट कलेक्शन, यानी रिकवरी, लोन की रिकवरी के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरह आप कलेक्शन करेंगे जिससे कि कोई आपके बैंक की बदनामी ना हो, और जो आरबीआई ने रूल बना रखे हैं उसके अगेंस्ट भी कोई नहीं जाए। ठीक है, इसमें क्या है, डिमांड फॉर लेंडर्स लायबिलिटी लॉ, जो लेंडर्स हैं उनकी लायबिलिटी लॉ के डिमांड के क्या रूल है, जनरल गाइडलाइन है, और इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए के क्या इनिशिएटिव है, और बैंकिंग ओम्बड्समैन इसमें क्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीसीएसबीआई। बीसीएसबीआई में इंट्रोडक्शन के बाद फॉर्मिंग बीसी बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कैसे बना है, क्या है इसके बारे में। कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, बैंक के कस्टमर के प्रति क्या कमिटमेंट है, उनके कोड्स या रूल क्या है, कोड माने नियम। ठीक है, और बीसीएसबीआई क्या करता है, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और बीसीएसबीआई ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, और ग्रीवांस का रिड्रेसल यानी आपकी शिकायतों का जो निवारण होगा वो कैसे कैसे होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बिल्कुल थ्योरी पे आ जाते हैं बिल्कुल। तो कॉमन चीज तो आपको पता लगे, देखिए इसमें जैसे हमने ये पता लगा लिया कि 4 जो है क्रेडिट रेटिंग कंपनी इंडिया में इस समय काम कर रही हैं, और ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो भी रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट में पुराने डिफॉल्ट का पता लगता है, आपने कितने लोन्स ले रखे हैं, कोई आपके अगेंस्ट लॉ यानी सूट फाइल तो नहीं है, और इस रिपोर्ट के आधार पर आपको लोन मिलेगा या ना मिलेगा एक बार, दूसरा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा ये भी इस रिपोर्ट के स्कोर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट आया 2005 में। अब आपसे जब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट आया 2005 में, उसने क्या किया, सून देयर आफ्टर आरबीआई इश्यूड नोटिफिकेशन। अब जैसे ही ये एक्ट आया तो आरबीआई नोटिफिकेशन निकाला, क्या निकाला, फ्रेमवर्क फॉर फंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी पूरा जो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी कैसे काम करेंगे उसका फ्रेमवर्क आरबीआई ने बनाया। ठीक है, आरबीआई हैज इंस्ट्रक्टेड दैट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हैव टू बी मेंबर ऑफ एटलीस्ट 1 क्रेडिट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कि कितनी कंपनियों में आपको वो होना जरूरी, तो अधिकतर लोग पता है आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 4, अधिकतर लोग 2 आंसर करके आएंगे, क्योंकि आपने अपने बैंक में 2 क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को निकालते हुए सुना होगा बड़े लोन्स के लिए, तो आप लोग, लेकिन एटलीस्ट 1 का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, दे शुड सबमिट डेटा pertaining to all individual entities
ऑल इंडिविजुअल्स एंड एंटिटी, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया कि ये जो भी डेटा प्रोवाइड करती हैं वो हर इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल्स के और किसी एंटिटीज का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसके भी। अवेलिंग लोन, क्रेडिट कार्ड रेगुलरली टू द कंसर्न क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ये सब देती है इसमें। एज ऑन द डेट ऑफ द आरबीआई हैज इशूड ऑथराइजेशन टू द 4 क्रेडिट, वो ये हमने पहले बोल दिया था। अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी और पॉपुलरली नोन एज क्रेडिट ब्यूरो। अब क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिबिल को बोलते हैं ना, क्रेडिट इंडिया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो कलेक्ट्स द क्रेडिट इंफॉर्मेशन, वो बैंक से लेती है और अदर लेंडर से लेती है, उसके बाद उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाती है और सारा उसको करके एक क्रेडिट स्कोर देती है, और वो इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर प्रोपोनेंट टू द लेंडर फॉर ए फी। अब ये देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सिबिल फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है बैंकों को? नहीं, बैंक वाले इसके मेंबर होते हैं। बस ये है कि बैंक वाले ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उनको जो है काफ़ी कंसेशनल रेट पर वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे क्या है इसमें। द इंफॉर्मेशन, देखिए आपका एग्जाम आ गया है, आप हमारी क्लास में साथ साथ सुनते रहिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर पढ़ नहीं सकते हैं, और पढ़ सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है फिर तो। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द CIC हेल्प्स टू द लेंडर टू टेक एन ऑब्जेक्टिव व्यू डिसीजन क्विकली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड डेटा सच एज लोन्स और क्रेडिट कार्ड, अवेल्ड कितने किए हुए हैं, और एक लेंडर से किया हुआ है या कई लेंडर से, वन और डिफरेंट लेंडर। रीपेमेंट रिकॉर्ड क्या है, करंट बैलेंस क्या है हर फैसिलिटी का, न्यू क्रेडिट फैसिलिटी क्या अभी हाल में कौन सी ली है, और नंबर ऑफ न्यू इंक्वायरी कितनी करी है उसने, ये भी इसमें होता है, ठीक है। यानी क्या, वेदर ए प्रोपोनेंट इज क्रेडिट हंग्री, यानी जो प्रपोजल जिसने दिया है लोन का, वो कहीं लोन लेने के लिए तो नहीं भागा जा रहा है, 10 जगह से लोन ले लिया उसने। डिफॉल्ट्स की बात करता है, ड्यूज डिफॉल्ट की, सूट फाइल इंफॉर्मेशन देता है। दिस इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड बाय CIC बेस्ड ऑन द डेटा सबमिटेड बाय बैंक अदर लेंडर। अब देखो ये है, क्वेश्चन आ गया कि CIC को बैंक जो डेटा सबमिट करते हैं वो कब देते हैं, तो आप आंसर है इसका मंथली बेसिस। और एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, आपको आंसर देना है, CIC जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, वो आपका जो स्कोर बनाती हैं वो 15 दिन में बनाती हैं, हर दिन बनाती हैं, या महीने में बनाती हैं, या 2 महीने में, आपको आंसर देना है। आप लोग आंसर दीजिए। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, CIC जो रिपोर्ट बनाती है आपकी, क्रेडिट स्कोर बनाती है, वो क्रेडिट स्कोर हर दिन बनाती है, या 1 महीने में बनाती है, या 2 महीने बनाती है? आपको आंसर देना, या वीक में बनाती है। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। मंथली बोला। कभी आपने सिबिल स्कोर देखा है? सिबिल स्कोर, अच्छा एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सिबिल स्कोर बैंक वालों के अलावा भी कोई निकाल सकता है? इसका आपने आंसर देना है। सोनू कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं डेली, कुछ लोग मंथली बोल रहे हैं, कुछ लोग डेली बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 मंथ में बोल रहे हैं। देखिए जहां पर भी आप लोगों में 4 आंसर आ रहे हैं तो समझ लो वहां सबके लिए कुछ सीखने को है। उसका जेन्युइन आंसर हम कोशिश करेंगे आपको देने की, ठीक है। तो एक तो बात आई स्कोर, एक बात आई इंक्वायरी, एक आया करेक्शन, तो अगर स्कोर की बात करें तो वो बाई मंथली निकालती है। मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। अगर स्कोर की बात करें तो बाई मंथली निकालती है, ठीक है। तो यहां पे लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं कि और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, क्या इंडिविजुअल बंदा सिबिल स्कोर निकाल सकता है? क्या इंडिविजुअल बंदा सिबिल स्कोर निकाल सकता है? तो इसका आंसर, ये कई बार क्वेश्चन में आया है, इसका आंसर है यस। सिबिल की वेबसाइट में जाके आप पेमेंट करेंगे उसको, और जब आप पेमेंट करेंगे तो आप अपना स्कोर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो सिबिल के पास अवेलेबल है।
तो ये सामने आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एक रिपोर्ट का थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट से अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिबिल जो अपनी स्कोर दे रहा है, देखो ये एक 791 स्कोर है, ये लाइव स्कोर है, जेन्युइन स्कोर है। अब यहाँ पे क्या है, देखो कितने स्लैब हैं, यहाँ पर स्लैब 1 2 3 4 और 5 स्लैब हैं। कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब हैं। यानी अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि जो सिबिल का स्लैब है वो कितने हैं, 5 हैं स्लैब। जो 722 तक के मार्क्स होते हैं वो उसको इस स्लैब में रखते हैं, 723 से 747 यहाँ रखते हैं, 748 से यहाँ रखते हैं, 765 से यहाँ रखते हैं और 778 से ऊपर यहाँ रखते हैं। तो ये जो कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है 791 का, वो इसकी वजह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ खास बातें करते हैं, ये ऑफर भी देता है, वो सब बिजनेस की बातें हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप अपने रिपोर्ट को क्या है रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपने देखा तो यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं वो पेड वर्जन है, और इस तरह आप जो सिबिल निकालते हैं उससे आपके क्रेडिट हिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई लेंडर अगर आपका स्कोर निकालेगा तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन था सिबिल जो है डेली मंथली निकालता है, तो मेरे पास जो यहाँ डेटा अवेलेबल है, देखो हर 2 महीने में स्कोर वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें कोई ऐसे करेक्शन की, अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट का यहाँ पर ऑप्शन है, डिस्प्यूट अगर आप देते हैं कोई, तो उस डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग आपको वो करता है। अब देखिए क्रेडिट अलर्ट, क्रेडिट अलर्ट है, जब भी आप किसी लेंडर से इंक्वायरी करेंगे तो उसमें क्रेडिट अलर्ट आएगा। ये देखिए, जब भी आप लोन इंक्वायरी कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट अलर्ट आ रहा है, तो जितने अलर्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इस तरह आएगा, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी रिपोर्ट होंगी। सिविल को जानने के लिए आप पर्सनल पूरी रिपोर्ट भी देखेंगे तो भी आपको आइडिया लग सकता है। ठीक है, चलो, और क्या है यहाँ पे रेज या डिस्प्यूट रिड्रेसल का सिस्टम है, आपको डिस्प्यूट है तो वो कर सकते हैं। और एक बात मैं अगर आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है पक्का लिखा हुआ आ जाए कि सिबिल का कंट्रोल नंबर कितने डिजिट्स का होता है, तो सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है 3339 और 110 डिजिट का सिबिल का कंट्रोल नंबर, जिसको आप एक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी, हर रिपोर्ट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो ये 10 डिजिट का होता है। ठीक है, और जब आप इस रिपोर्ट को पूरा देखते हैं तो पूरी रिपोर्ट में आपको पूरा डिटेल आता है, सब कुछ देखिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सिबिल जो है रिपेमेंट रिकॉर्ड कितने समय का प्रोवाइड करता है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं सिबिल जो है रिपेमेंट रिकॉर्ड जो है कितने साल का करता है, 3 साल का करता है, 5 साल का करता है, 10 साल का करता है, लाइफ टाइम करता है। ठीक है, यानी सिबिल यानी कि कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो रिपेमेंट रिकॉर्ड है वो कितने साल का दिखाता है। देखिए, 2 आंसर आ रहे हैं, एक 10 आ रहा, 10 आ रहा आंसर, और एक लाइफ टाइम आ रहा आंसर। ठीक है, कोई क्रेडिट वाले बैठे हैं तो बता सकते हैं। देखिए, वो एनालाइज तो पूरा करता है, लेकिन जब प्रिंट रिपोर्ट करता है तो केवल 3 साल का रिकॉर्ड दिखाता है, लास्ट 3 ईयर का, उस लोन अकाउंट पे लास्ट 3 ईयर का क्या रिकॉर्ड है वो दिखाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, जैसे एक लोन यहाँ देखिए ये 2017-18, 18-19 और 19-20, 2017-18, 18-19 और 19-20 दिखा रहा है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो लोन का रिकॉर्ड है, रिपेमेंट रिकॉर्ड अगस्त 20 तक दिखाया, देखिए इसने। अब और कोई अगर कोई बड़ा लोन होता है तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं कहीं पे। जैसे ये लोन है, देखिए 2017 में बंद हो गया था लोन ये, और 2014 से दिखाया है। तो जो भी अकाउंट के लास्ट 3 ईयर्स हैं उसको दिखाता है, वो लास्ट 3 ईयर में क्या उसमें परफॉर्मेंस रही है उसको दिखाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब लेंडर्स इंक्वायरी की बात करें तो देखिए, जैसे इसमें इंक्वायरी दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये इंक्वायरी दिखाता है। ठीक है, आप लोग जो क्रेडिट रिपोर्ट निकालते हैं बैंकों में, उसमें कई बार क्या होता है, वो बैंकों के नाम नहीं होते हैं और कई बार अकाउंट नंबर भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इंडिविजुअल बंदा निकालता है उसको सारी रिपोर्ट प्रोवाइड
होती है, ठीक है। और बाकी क्रेडिट एजुकेशन की बात करता है। स्कोर सिमुलेटर क्या है? स्कोर सिमुलेटर का मतलब है कि आपकी क्रेडिट आगे आने वाले समय में किन किन चीज़ों से बढ़ घट सकती है, ठीक है। अच्छा, मेंबर टू ए CIC क्या बोलता है? मेंबर और टू ए CIC इज अवेलेबल टू द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। क्या बोलता है? कौन कौन हो सकते हैं मेंबर? देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन तो सारे हो ही सकते हैं, पूरे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं। और यहां पे बोला है एनी अदर इंस्टीट्यूशन विच द रिजर्व बैंक मे स्पेसिफाई। अब मैं आपको बताऊं कि आजकल क्या है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, बैंकों के अलावा भी कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, आपके जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो सिविल स्कोर वो भी निकालते हैं। और बाकी RBI को ऑथराइज किया हुआ वो कर सकता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी भी निकाल सकती हैं, कंपनी प्रोवाइडिंग सेलुलर और टेलीफोन सर्विस वो भी कर सकती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी निकाल सकती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी निकाल। देखिए ये आंसर आपका वन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। वन क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग निकालती है, ठीक है। अच्छा, संजय जी बोल रहे हैं सर हाउसिंग लोन में लास्ट 10 ईयर दिखाता है। तो हाउसिंग लोन में दिखाता है। अब इसके लिए तो जो है जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, जो आप लोग वहाँ बैठ के काम करते हैं, तो इसमें भी अगर हम देख रहे थे कि हाउसिंग लोन भी देख रहे थे, तो हाउसिंग लोन में अब ये एक चीज़ और है कि लोग बैंकों ने सिविल के साथ किस किस तरह का टाई अप किया हुआ है। कई बैंक तो कहते हैं बस ये बता दो पिछले साल तो नहीं डिफॉल्ट किया था, कई बैंक कहते हैं इसको पूरी हिस्ट्री दिखाओ, ये सब भी चीज़ है। लेकिन इंडिविजुअल रिपोर्ट में वो 3 साल की दिखा रहा है, उसका प्रूफ मैं भी आपको देता हूं। देखिए कि ये हाउसिंग लोन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपके, और इसमें जो रिकॉर्ड है देखिए अगस्त 20 और केवल 3 साल का है, जबकि ये हाउसिंग लोन सैंक्शन जो हुआ है वो हुआ है 10/2/17 को। तो 10/2/17 को हुआ है और सितंबर से रिकॉर्ड है देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो आप बोल रहे हैं 10 साल दिखाता है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है सारे लोन्स में देखिए आप, मेरे पास ये मतलब आपको स्टडी कराने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है मेरा, ठीक है। चलो देख लीजिएगा, मैं आपको हर चीज़ टच कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज इससे बढ़ जाए, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखिए अब क्या बोलता है। CIC ऑपरेटिंग इन द कंट्री, कौन कौन सी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जैसा कि हमने हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, 2000 में बनी थी ये। और ये क्वेश्चन है कि सिद्दीकी कमेटी के अकॉर्डिंग ये बनी थी, ठीक है। और 2000 में ये सिविल जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। और क्या है, ऑपरेशन इसने कब शुरू किया? 2004 में किया। ऑपरेशन कब किया? क्यों किया है? क्योंकि इससे कुछ समय लगा। आपको अगर पता हो पुराने जो लोन्स थे उसमें कंसेंट क्लॉज लिया गया था कि आपने अगर कोई 20 साल पहले लोन दिया है और सिविल कंपनी आ गई तो आप ये नहीं कि आप अखबारों में छापने लग जाएंगे उसके नाम। सबसे पहले बोरोवर से कंसेंट क्लॉज लिया हुआ कि हाँ कोई कंपनी अगर ऐसी है जो हमारी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए तो अलाउ करने के लिए, जैसे आजकल होता है ना ऐप डाउनलोड करते हैं तो अलाउ करते हैं और डिनाई करते हैं तो बाहर कर देता है, तो उसी तरह से, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सिविल को ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल इंक ने, ये कंपनी है, इन्होंने क्या करा, मतलब एक बड़ा स्टेक दे दिया, अपने आप मालिक बन गए। इसका प्रूफ भी मैं आपको देता हूं कि जब भी आप यहाँ पे रिपोर्ट खोलते हैं तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि सिविल पार्ट ऑफ ट्रांस यूनियन, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो चलो मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, सिविल पार्ट ऑफ ट्रांस यूनियन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर होगा। और इसके अलावा जब होम पेज पे आते हैं तो भी यहाँ पे पार्ट ऑफ ट्रांस यूनियन दिखा रहा है, ठीक है। इवन जो है इसकी ईमेल आईडी भी अब बदल गई है। पहले ईमेल आईडी सिविल info@civil थी, अब क्या है info civil@transunion.com हो गई है, ठीक है, क्लियर हो गया।
यहाँ पे देखो सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा देख लीजिए, कॉपीराइट और ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, फॉर्मली सिविल, सिविल का नाम अब क्या हो गया, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको वहां पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब बोलता है ये जो ट्रांस यूनियन के साथ 3 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और 10 कॉमर्शियल बैंकों ने मिल करके क्या क्या है, एक तो ट्रांस यूनियन हो गया, उसके साथ एनबीएफसी आए 3 यानी 4 लोग हो गए, और प्लस 10 बैंक, इन सब ने मिलकर इसको ओन कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम कंपाइलिंग द क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर इज ऑल्सो, और वो क्रेडिट हिस्ट्री को कंपाइल करने के बाद एक क्रेडिट स्कोर देती है जो कि 300 से 900 तक होता है। अब यहाँ बोला कि इसके सिविल के 500 मेंबर हैं, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, जो ये स्कोर देता है, तो जनरली द लोन प्रोवाइडर प्रीफर ए क्रेडिट स्कोर। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है कि प्राइवेट बैंक तो 500 वाली सिविल को भी देते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा लोन दे रहे हैं, क्या आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है, उन सबको देख के देते हैं, लेकिन आमतौर पर 700 से प्लस वाले स्कोर को आराम से मिलता है। सम ऑफ द लेंडर हैव प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क स्कोर। अब ये सब बातें हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बात आई है कि 2008 में जो थे 800 से ऊपर वाले 26% थे। अब ये जो परसेंट वाली बात है, इसकी अभी जो है इन्होंने क्राइटेरिया, जैसा अभी मैंने स्क्रीन पर दिखाया था, जो इनके स्लैब हैं वो थोड़े से अलग हो गए हैं, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा। देखिए, ये देखिए, ये अलग अलग, वो 800 से ऊपर यहाँ पे कोई स्लैब ही नहीं है, यहाँ पे 778 से ऊपर है। क्लियर हो गई बात बिल्कुल। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंपनी का नाम आ गया एक्सपीरियन क्रेडिट। ये जो एक्सपीरियन कंपनी है ये बहुत मतलब एक तरह से क्रूरतम कंपनियों में से आती है। इसकी रिपोर्ट को कहते हैं, काफ़ी उससे लिया जाता है कि बहुत रिपोर्ट मतलब आपको स्कोर देने में काफ़ी कंजूसी करती है। ठीक है, इट इज ए जॉइंट वेंचर 7 लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक्सिस, यूनियन, पंजाब, फेडरल, इंडियन, सुंदरम फाइनेंस, मैक फिनकॉर्प। ठीक है, और इसने अपना रजिस्ट्रेशन कब लिया था, अगस्त 2010 में, और कई सालों तक जो मोनोपोली रही 2004 से लेकर 10 तक सिविल की, वो मोनोपोली इसने तोड़ी थी। ठीक है, और ये जो करती है क्या है, मैनेजिंग द क्रेडिट रिस्क, प्रिवेंट फ्रॉड एंड ऑल्सो ऑटोमेट द डिसीजन मेकिंग। रिसेंटली इट इज लॉन्च द फ्रॉड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हंटर एक टूल जारी किया है, और जो हंटर टूल जारी किया हुआ एक्सपीरियन कंपनी ने किया हुआ है, जो फ्रॉड प्रिवेंशन टूल है। दिस टूल इनेबल द बैंक द अदर मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर अर्ली डिटेक्शन। मतलब वो बहुत गहराई से अपनी रिपोर्ट देती है, तो हंटर टूल से उसने अपना रिपोर्ट दिया है। क्लियर हो गई बात। तो इतना बिल्कुल समझ में आ गया है, और इतना अच्छा लगा है तो जस्ट लाइक कर दीजिए, और मैं तब तक बैटरी बदल रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग लाइक करते हैं और समझ में आ गई। इसलिए लकी बक्सी जी, आज मिस्टेक ये हुई कि लिंक नहीं हम लोग शेयर कर पाए, पर अगर आपने वो किया हुआ है, फैक्स कंपनी का है, एक तो इक्यूफैक्स है जो ग्लोबल प्लेयर है, जिससे ट्रांस यूनियन भी ग्लोबल प्लेयर है, ऐसे ही इक्यूफैक्स है, और उसके साथ 6 जो है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, रेलीगियर, फिनवेस्ट, सुंदरम फाइनेंस और कोटक महिंद्रा। ठीक है, और ये जो है ये भी 2010 में आई, और लेकिन इसने अपना सितंबर में अपना ऑपरेशन किया। और Equifax has worked with micro finance institution network, through this a micro finance bureau has been set up। अब देखो ये जो Equifax रिपोर्ट है, ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा इसने काम किया, तो लोग जो माइक्रो फाइनेंस में लैंडिंग करते हैं वो लोग ज़्यादा इसकी रिपोर्ट को प्रीफर करते होंगे। कॉमर्शियल बैंक कैन मैनेज देयर रिस्क एंड माइक्रो फाइनेंस बिजनेस थ्रू Equifax, और Equifax का एक सॉल्यूशन है। तो पर्पज की बात आएगी, तो पर्पज में Equifax का क्या है, माइक्रो फाइनेंस के लिए क्या है। ठीक है, और बस इसमें ये कॉमन बात है। अब आती है अगली कंपनी जिसका नाम है हाई मार्क, 4th कंपनी है हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन, CIC है। इसमें क्या है,
जॉइंट वेंचर है एसबीआई, पीएनबी, सिटी और ये देखो ये एडलवीस जो कंपनी है, ये भी कंपनी है श्रीराम सिटी, इनका मिला के नवंबर 10 में। यानी कि अगर हम बात करें 2004 में केवल सिबिल था, और 2010 एंड होते होते 3 और आ गए। यहाँ पे नाम मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक नाम है इक्यूफैक्स, एक्सपीरियन और हाई मार्क, ठीक है। तो ये 4 हमारी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर? व्हाट इज क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर? तो क्रेडिट हिस्ट्री तो सिंपल ये है कि आपने कहाँ कहाँ से लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, आपका रिपेमेंट रिकॉर्ड क्या है, करंट बैलेंस आज वहाँ पे क्या है, ये सब बातों की बात होती है, ठीक है। और जो स्कोर की बात आती है, इज ए नंबर स्टैटिस्टिकली जनरेटेड, यानी कि एक आपके डेटाज हैं उनसे करके एक नंबर जनरेट किया कि इसने 5 बार डिफॉल्ट किया तो इसको इतने नंबर कम कर दो, इसने इतने बार इंक्वायरी करी। तो आप लोग ध्यान रखना कि जब सिविल में आप बैंकर इंक्वायरी करता तो लेंडर इंक्वायरी करता तो आपके स्कोर में भी इम्पैक्ट आता है उससे, ठीक है। विच इंडिकेट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए पर्सन विल एबल टू रिपे और नॉट, वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। बोथ क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑन पेमेंट प्रिस्क्राइब फी बाय द बैंक एज वेल एज इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे ये लाइन आ गई है, ठीक हो गया। तो ये हमारी चारों क्रेडिट कंपनी खत्म हुई। नाम हमने सिबिल रखा था, लेकिन चारों क्रेडिट कंपनी, जिन लोगों ने अभी तक ये पूरी क्लास ली, गारंटी है कि इसका क्वेश्चन आ जाए और आपका गलत हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। डिमांड फॉर लेंडर्स लायबिलिटी लॉ, डिमांड फॉर लेंडर्स लायबिलिटी लॉ, तो लेंडर्स लायबिलिटी के डिमांड का लॉ क्या बोलता है? देखो सबसे पहले तो सरफेसी की बात आती है। सरफेसी 2002 में आया, और इस एक्ट ने क्या करा कि जो एसेट होते थे उनके पोजीशन के लिए अगर कोई कंपनी जो है डिफॉल्ट कर रही है और विदाउट कंबरेंस लीगल प्रोसेस, ठीक है, इन मैनी कंट्रीज बैंक आर मैंडेटेड बाय लॉ टू रेस्पेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द बोरो। अब देखो यहाँ पर बोरोवर के भी अपने राइट्स हैं और उसका भी अपना एक इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ मैंडेटरी लॉ हैं, ठीक है। डिपॉजिटर एंड अदर कस्टमर सबका ध्यान रखते हुए, हेंस द इंडियन इंडस्ट्री स्ट्रांगली पिस्ड फॉर ए लेंडर्स लायबिलिटी लॉ टू प्रिवेंट बैंक एंड फाइनेंशियल। अब देखो बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो मिसयूज करते हैं इस सिक्योरिटाइजेशन लॉ का, सरफेसी वाले लॉ का मिसयूज करते हैं। तो उसमें क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टेड सच ए डिमांड बट आस्क्ड आरबीआई टू लुक इनटू। अब बात ये हुई कि कई लोगों ने इंडियन इंडस्ट्री ने कहा भैया ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है, इसको हटाओ, लेकिन आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, इसको रिजेक्ट कर दिया और आरबीआई से बोला भैया देखो ये जो शिकायत कर रहे हैं जेन्युइन है या नहीं है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा सिविल के साथ बहुत ही खराब है। कभी कभी मन करता है कि सिविल पर ही एक थीसिस लिख दी जाए। एक कोई लोन में गलती से सूट फाइल लिखा हुआ आया, 4 साल ईमेल भेजे तब हटा वो तो मेरा हटा। जो एक आम आदमी है उसका अगर गलती से आ जाए, मुझे 3 साल बाद तो मुझे पता ही लगा कि इसमें सूट फाइल लिखा हुआ आ रहा। जब हमने पता किया तो गलती से पता नहीं क्या अकाउंट नंबर गलत है, क्या था, वो इंफॉर्मेशन गलत हुई, 4 साल लगे उसको मेल करते करते उसको हटाने में। तो सिविल की ये जो बात आई है अभी की, ये भाई बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, ये सब चीज, ये सब बातें उसी उसमें आती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन द वर्किंग ग्रुप ऑन लेंडर्स लायबिलिटी लॉ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों लोग जो है वो करते हैं। और इस लाइन को दोबारा हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन लेंडर्स लायबिलिटी लॉ कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने, जिसमें गवर्नमेंट कंसल्टेशन ली एंड सम बैंक्स, और कुछ क्या है बैंकों को भी साइन लिया इसमें। उन्होंने क्या है, सेट ऑफ कोड्स कॉल्ड द फेयर प्रैक्टिस कोड ऑफ लेंडर्स। अब देखो यहाँ पर बात आई कि ये किसने बनाए, ये जो है किन लोगों ने बनाए।
तो ये जिन लोगों ने बनाए हैं उनके नाम यहाँ पर आ गए हैं कि गवर्नमेंट आरबीआई ने गवर्नमेंट और बैंकों की कंसल्टेशन से कुछ सेट कोड्स फाइनलाइज किए, द फेयर प्रैक्टिस कोड्स फॉर लैंडर्स एंड एडवाइज्ड बैंक टू अडॉप्ट द गाइडलाइन। ऑल द बैंक ऑफ इंडिया हैज फ्रेम्ड देयर ओन सेट ऑफ फेयर। अब देखो हर बैंक ने अपने फेयर प्रैक्टिस कोड बना रखे हैं जैसी कि गाइडलाइन थी। अगर आपको याद होगा प्राइवेट बैंक्स जब शुरू शुरू में आए थे वहाँ उनका काफ़ी ये बात चर्चा में आई थी कि वो घर आ जाते हैं, गाड़ी उठा ले जाते हैं, धमका जाते हैं। तो ये फेयर प्रैक्टिस जो कोड्स आए तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई, तो थोड़ा सा आरबीआई ने इंटरवीन किया और वो थोड़ा सा ठीक हो गया। ठीक है, अब वो क्या गाइडलाइन है उसको सुन लीजिएगा। पहली बात तो अगर आपको लैंडिंग में अच्छे लॉ बनाने हैं तो क्या है, लोन एप्लीकेशन फॉर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एडवांसेस अप टू कितने 2 लाख तक के, वो क्या है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि उसी लोन एप्लीकेशन में सारा कुछ आपको वो प्रोवाइड करना है। और इंफॉर्मेशन उसमें जो है आपको फीस और चार्जेस भी होने चाहिए उसी एप्लीकेशन में। ठीक है, फॉर प्रो द अमाउंट ऑफ सच फी रिफंडेबल इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्ट। अब अगर मान लिया आप उसका लोन नहीं कर रहे हैं तो क्या है, फीस को रिफंडेबल बनाया है। ये सब फेयर प्रैक्टिस कोड की बात आ रही है, गाइडलाइंस की। ठीक है, मीनिंगफुल कंपैरिजन विद दैट द अदर बैंक कैन दस बी मेड एंड द इन्फॉर्म डिसीजन कैन बी टेकन बाय द बोरोवर। ठीक है, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन में लिखोगे भाई हमारे 250 रुपये चार्ज है या 2.5% चार्ज है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ से लोन लेना चाहिए। जिसके कम लिखेंगे वहाँ से लेंगे आप लोन। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल गिव एक्नॉलेजमेंट देगी हर हालत में सारे लोन एप्लीकेशन की अगर वो 2 लाख से कम है। ठीक है, और शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच एप्लीकेशन। क्या है कि जितनी भी जो भी 2 लाख तक की एप्लीकेशन है उसमें लिखा जाएगा कि ये एप्लीकेशन हम इतने दिनों में क्या कर सकते हैं, डिस्पोज करेंगे। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड स्क्रूटनाइज द लोन एप्लीकेशन, और कोई रीजनेबल पीरियड के टाइम में उसको स्क्रूटनाइज करेगी। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो बोरोवर को इमीडिएटली वो क्या करेगी, इंटीमेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, स्मॉल बोरोवर सीकिंग फंड्स। कितना, जो लोग लोन इतने लोग 2 लाख तक के लोन का ले रहे हैं इसको स्मॉल बोरोवर की कैटेगरी में रखा है। लैंडर शुड कन्वे इन राइटिंग द मेन रीजन। अगर 2 लाख तक का लोन है तो वो उस रीजन को कन्वे करेगी। ठीक है, हैव लेड द रिजेक्शन, और किस कारण से वो लोन रिजेक्ट हुआ है, और वो भी करेगी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, यानी अपने टाइम में। एक जो नियम से बना हुआ, मान लिया 7 दिन है, 14 दिन है। ठीक है, lender should ensure that the credit proposal is properly appraised after assessing the credit worthiness of the applicant। वो सब कुछ करेगी। कोई they should not use margin and security stipulation as a substitute for due diligence on the credit worthiness। देखो 2 लाख तक के में ही बता रहा है क्या करेगी, अगर जरूरत है तो ही मार्जिन वगैरह मांगेगी, नहीं तो नहीं मांगेगी। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, सारा कवर कर रहा हूं मैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब वहां क्वेश्चन आएगा तो आउट ऑफ दीज विच इज नॉट, आपको पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी वहां एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपने सुना होगा तो जल्दी तेज तेज आंखें चलेंगे उसमें। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन इन अदर केवेट्स गवर्निंग क्रेडिट फैसिलिटीज are arrived at after due negotiation with the borrower should be reduced in writing and duly certified by the authorized official। कह रहा है जो भी टर्म्स कंडीशन होंगी वो सारी चीज़ें जो है क्रेडिट फैसिलिटी की वो नेगोशिएशन के बाद सब होंगी, और उसमें क्या है राइटिंग में रिड्यूस की जाएंगी और ड्यूली सर्टिफाइड भी करी जाएगी ऑथराइज जो ऑफिशियल है उसके द्वारा। एक कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट अलॉन्ग विद ए कॉपी ऑफ ऑल, और सारी चीज़ें जो है विल बी फर्निश टू द बोरोवर, सारी चीज़ें बोरोवर को भी दी जाएंगी। ठीक है, सोनू कुमार जी बफरिंग मेरे ख्याल से आपके साइड से हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो लाइव बराबर चल रहा है, यहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ तो ठीक चल रहा है, आप देख लीजिए एक बार कहीं आपके साथ प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ।
ठीक है, यहाँ सही चल रहा है। चलो, द लेंडर शुड कन्वे टू द बोरोवर द सैंक्शन ऑफ क्रेडिट लिमिट अलॉन्ग विद द टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी उसको इन्फॉर्म करेगा और जो भी टर्म्स कंडीशन है उनको अपने रिकॉर्ड में रखेगा। ठीक है, क्या रखेगा? बोरोवर की एक्सेप्टेंस को। ठीक है, अगला, जैसा भी संभव होगा जो लोन एग्रीमेंट है वो क्लियरली स्टिपुलेट करेगा उस क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में, उसको क्या दी गई है, और ये सारा जो डिसीजन है वो लेंडर का है, क्या है, आर सोली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेंडर। क्रेडिट फैसिलिटी देने का सारा डिस्क्रिप्शन किस पर है? लेंडर पे। दीज में इंक्लूड अप्रूवल और डिसअलाउइंग फैसिलिटीज such as drawing beyond the sanction limit, honoring checks issued for purpose for other than the one specially agreed in the credit sanction, disallowing the drawing। ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर जो है बैंक जो है डिसअलाउ कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है कि सैंक्शनिंग लिमिट के बियॉन्ड ड्राइंग नहीं कर सकता, मतलब मना कर सकता है। कोई भी चेक है अगर वो बिजनेस के अलावा किसी और पर्पस से चेक आ रहा है, उसमें कोई लोन दे रखा है तो वो मना कर सकता है, और ये सारी चीजें लगभग उनकी है। और ऑन इट्स क्लासिफिकेशन एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कम, अगर आप कोई गड़बड़ करते हैं, कोई अपना लोन खराब करते हैं तो उस कंडीशन में, चलो बहरहाल अभी ठीक चल रहा है, चलो चलने देते हैं। देखो ये आपका टॉपिक मैं पूरा करा रहा हूं, ठीक है, आप लोग अब इसके बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम 1 महीने तक तो मेमोरी रख सकते हो। 6 तारीख को पेपर है, आज 1 तारीख है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ लैंडिंग अंडर कंसोर्टियम एग्रीमेंट। ये देखो कंसोर्टियम अरेंजमेंट जो है, द पार्टिसिपेटिंग लैंडर शुड इवॉल्व प्रोसीजर्स टू कंप्लीट अप्रेजल or proposal in time bound manner to extent feasible and communicate their decision to the financial otherwise within the। देखो यहाँ ये कह रहा है जो पार्टिसिपेटिंग लेंडर्स हैं, कंसोर्टियम में क्या होता है, एक बड़ा एडवांस होता है, कई लोग मिलके करते हैं, उनको क्या है सारे प्रोसीजर और अप्रेजल का वो पूरा जो प्रोसेस है वो टाइम बाउंड मैनर में करना। पता लगा एक ने तो जल्दी कर दिया, दूसरे ने 2 महीने लगा दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अब बात आती है डिस्बर्समेंट की। ये सारे वो फेयर प्रैक्टिस कोड हैं, काहे के लेंडर्स लायबिलिटी लॉ के हैं। ठीक है, डिसबर्समेंट ऑन लोन इंक्लूडिंग चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, लेंडर्स शुड एंश्योर टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ लोन सैंक्शन इन कंफर्मिटी विद द टर्म्स। बिल्कुल ये क्लियर कट है, जो भी टर्म्स कंडीशन है उसी की तहत वो लोन सैंक्शन किया जाएगा। ठीक है, lender should also ensure that changes in interest rate and charges are affected only prospectively, यानी कि जो लेंडर्स होगा इंटरेस्ट रेट और जो चार्जेज हैं उसको चढ़ाने वो तभी करेगा जो प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए, यानी कि जो पहले से तय है। पोस्ट डिस्बर्समेंट ये होता है कि लोन देने के बाद आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अप टू 2 लाख की, अगर हम 2 लाख की वजह शुड बी कंस्ट्रक्टिव विद अ व्यू टू टेकिंग केयर ऑफ लेंडर्स रिलेटेड जेन्युइन डिफिकल्टी दैट बोरोवर में फेस। तो वो आपको कह रहा है कि ये भी देखना है, जब आपने लोन दे दिया तो लोन देने के बाद जाएंगे कुछ कमियां वगैरह हैं तो आपको लेंडर्स के वो जो आपका जो लेंडर रिलेटेड जेन्युइन डिफिकल्टी हैं जो बोरोवर फेस करता है उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, बिफोर टेकिंग ए डिसीजन टू रिकॉल और एक्सेलरेट पेमेंट। अब देखो रिकॉल क्या होता है, एक्सेलरेट पेमेंट क्या होता है, ये ठीक है, रिकॉल होता है कि नहीं भाई, हम कहते हैं भाई ये तुम काम ढंग से नहीं कर रहा, हमारा पैसा वापस कर दो, ये रिकॉल होता है। ये खासकर जब एनपीए अकाउंट होते हैं तब होता है। प्राइवेट बैंक इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वकील जब नोटिस भेजता है आपका अकाउंट एनपीए होता है तो सीधे आर्बिट्रेशन से रीपोजिशन का या रिकॉल का नोटिस करते हैं, भैया आप जमा कर दो, हमें आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब है कि पहले 3 साल के लिए दिया था, उन्होंने 2 साल के लिए कर दिया आपको। और परफॉर्मेंस अंडर एग्रीमेंट और सीकिंग एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, लेंडर शुड गिव ए नोटिस। अच्छा, ये सब कुछ अगर करेगा तो पहले एक बोरोवर को नोटिस देना होगा। एज स्पेसिफाइड इन द लोन एग्रीमेंट और रीजनेबल पीरियड, नो सच कंडीशन एग्जिस्ट इन द लोन एग्रीमेंट। और क्या है, ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज है जो लोन का एग्रीमेंट का एक रीजनेबल पीरियड
में जैसा लिखा हुआ है वो उतने समय पहले देना पड़ेगा, ठीक है। आगे, लैंडर शुड रिलीज ऑल सिक्योरिटीज, देखो ऑन रिसीविंग पेमेंट ऑफ द लोन, और ये देखो ये बैंक में बहुत ही बड़ा जो है एक लकुना है हमारे सारे बैंकों में। हाउसिंग लोन खासकर से है, या कार लोन किसी ने जमा कर दिया तो उसकी एनओसी मांग रहा, तो वही परसों आ जाना, सोमवार को आ जाना। हाउसिंग लोन में कहना भैया टाइटल डीड आपको 7 दिन बाद ले आना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू द एनी लेजिटिमेट राइट, अब जैसे आजकल तो कोरोना वगैरह चला तो यहाँ पर तो थोड़ा बहुत बहानेबाजी चल जाती है, लेकिन अदरवाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी है वो करे। इफ सच राइट टू बी एक्सरसाइज, बोरोवर शैल गिवन नोटिस अबाउट द सेम विद फुल पर्टिकुलर अबाउट द रिमेनिंग क्लेम्स। अगर आपका कुछ पैसा बचा हुआ तो आप प्रॉपरली उसे क्या करोगे, एक चिट्ठी दोगे कि भैया ये आपका पैसा वापस बचा हुआ है, ये दे दो, तब हम देंगे, ठीक है। कुछ जनरल बातें हैं, उसने क्या कहा कि रिस्ट्रेन फ्रॉम इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द बोरोवर एक्सेप्ट व्हाट इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स। देखो कई बार क्या होते हैं कि जो हमारे फील्ड अफसर हैं, सोनू कुमार जी, मैंने कई बच्चों से पूछा तो बच्चों ने जवाब दिया क्या है कि सब कुछ सही चल रहा है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कहाँ इशू आ रहा है। मेरी तरफ से मेरे बगल में एक डिफरेंट नेटवर्क से वो चल रहा है, एक नेटवर्क से मैं लाइव कर रहा हूँ, दूसरे नेटवर्क से मैं लाइव देख रहा हूँ, ठीक है। उसमें कोई, जहाँ मैं आपके चैट पढ़ रहा हूँ वो दूसरा सिस्टम है, तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। थोड़ा सा आप देख लीजिए प्लीज, ठीक है। नहीं तो फिर उसके बाद आप इसको उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यह बात कह रहे थे कि कोई भी जो लोन सेक्शन की टर्म्स कंडीशन है, वो हमारा बैंकर क्या करता है, हमारा जो हमारे सारे साथी फील्ड अफसर हैं, कि एक चाय की दुकान का लोन देते हैं और उसके बाद रोज जाकर पूछते हैं भाई तुम्हारी चाय पत्ती का स्टॉक कहाँ है और तुम्हारी चीनी का स्टॉक कहाँ है, तो कि आप ये चाय बना रहे हो, अगर आप इसमें चीनी कम डालेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, यानी ये उसको उसके उसके कारोबार में इंटरफेयर करना हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। लेंडर्स मस्ट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ द जेंडर, और किस जेंडर, कास्ट, रिलीजन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि जो है किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, कि मेल फीमेल में से मेल को ज़्यादा दिया, फीमेल को कम दिया, या किसी रिलीजन के हिसाब से, ठीक है। दिस डज नॉट प्रिक्लूड लेंडर, और ये सब कुछ नहीं है। चलो क्रेडिट लिमिट हो गया। चलो अगला देखो, पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे, इसलिए साथ बने रहिए, सुनते रहिए, ध्यान लगा के बैठिए। चलो, इन मैटर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स द लेंडर शुड नॉट रिजॉर्ट टू अनड्यू हरासमेंट, जैसा कि पहले होता था, फिर प्राइवेट बैंक सब आए थे। परसिस्टेंटली बॉदरिंग द बोरोवर इन ऑड आवर, रात के 9 बजे फोन आ गया, सुबह 4 बजे फोन आ गया, हाँ जी आपकी किस्त जमा नहीं है, और मसल पावर वगैरह वगैरह सब बात पता है आपको, ठीक है। इन केस ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द बोरोवर अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो बोरोवर का अकाउंट ट्रांसफर आइदर फ्रॉम द बोरोवर और फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोसेस द टेक ओवर ऑफ द अकाउंट, जब अक्सर क्या होता है टेक ओवर वाली बात आ रही है, ठीक है। द कंसेंट ऑफ राइट ऑब्जेक्शन ऑन लेंडर इफ एनी शुड बी कन्वेड विद इन 21 डे, देखो क्वेश्चन है, फ्रॉम द डेट ऑफ डेट, अगर आपकी रिक्वेस्ट आई है तो 21 दिनों में आपको बताना है कि हम इस लोन को ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं ये जो है 21 दिन की जगह 7 दिन हो जाना चाहिए। चलो, अपार्ट फ्रॉम फेयर प्रैक्टिस कोड, एवरी बैंक हैज लेड डाउन एप्रोप्रिएट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हर बैंक ने अपना एक सिस्टम बना रखा है। आप कर रहे हैं कंप्लेन हेल्प डेस्क है, वहां आप कंप्लेन करते हैं। Within the organization to resolve dispute arising this regard, such a mechanism ensure that all dispute arising decision lending functioning are heard। तो इसमें सारा क्या है कि इसमें देखो क्या है, फंक्शनरीज आर हर्ड एंड डिस्पोज एट लीस्ट एट वन नेक्स्ट लेवल, यानी इस तरह की जितने भी शिकायतें हैं, अगर आपने ब्रांच मैनेजर को शिकायत करी तो वो शिकायत ब्रांच मैनेजर बंद नहीं करेगा, उससे ऊपर वाले को ही बंद करेंगे, ठीक है। द बैंक ऑल्सो कंडक्ट पीरियडिकल रिव्यू टू द कंप्लायंसेस फॉर फेयर प्रैक्टिस कोड and the functioning of grievance redressal mechanism at various level controlling offices, bank have also put on their website। ये सारी चीजें उसको अपनी वेबसाइट पर रखनी है। चलिए अब बात आती है इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए का इनिशिएटिव क्या है। तो आईबीए ने जो बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड की बात करी है 2004 में करी है, ऑल मेंबर्स जितने हैं सबको ये क्या है करना है, लेकिन यहाँ का है वॉलेंटरली बोला हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये जो फेयर प्रैक्टिस कोड हैं आईबीए वाले वो वॉलेंटरी हैं, मैंडेटरी नहीं है।
द कोड वाज एसेंशियली ए कमिटमेंट टू बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डीलिंग विद द इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है। IBA हैड ऑल्सो सेपरेटली कम, अब आया फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर क्रेडिट, ये एक अलग चीज है। देखो ये एक जनरल है फेयर प्रैक्टिस, बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस, और ये है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, और मॉडल कोड फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यूज एंड रिपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी। यानी जो इसका प्राइवेट रिपोजिशन वाला जो है वो प्राइवेट वाले बहुत यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्रेडिट कार्ड के लिए और फेयर प्रैक्टिस कोड, तीनों जो हैं इसके आए, ठीक है। अब द बैंकिंग कोड्स, अब यहां देखो नया नाम आ गया यहाँ पे, BCSBI आ गया, जो कि सेटअप हुआ कब, 2006 में। तो उसके बाद आया है ऑन द गारंटी, ऑन द गाइडेंस ऑफ RBI, BCSBI हैज ब्रॉट अ बैंक, इसका आया कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट। तो देखो ध्यान रख लो कि ये 3 शुरू वाले IBA के हैं। कौन कौन से, बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, और मॉडल कोड फॉर कलेक्शन ड्यू। ये तीनों तो जो हैं किसके हैं, IBA के हैं। और ये जो आया है कि एक जो ये बना है BCSBI 18 फरवरी 2006 में, वो RBI के गाइडेंस में उसने कहा है, उसका नाम क्या रखा हुआ है, कोड्स ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। तो BCSBI के कोड का नाम है, ठीक है। टू द फॉलोड बाय मेंबर बैंक, द कोड सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस बैंक्स टू फॉलो व्हेन दे डील विद इंडिविजुअल कस्टमर। देखो ये बार बार आया, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए बने हुए हैं, कंपनी के साथ आप कोई बदमाशी कर रहे हैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क क्या नहीं पड़ने वाला, वो अब ऐसा नोटिस भेजेगा कि आपको फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल जो है कुछ नहीं कर पाता, तो उसके लिए बनाए। द कोड डील विद इंटर एरिया फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ, और ये क्या है, इनके लिए काम करता है। अब बात आती है बैंकिंग ओम्बड्समैन सर्विसेज। क्या बात आती है, बैंकिंग ओम्बड्समैन सर्विस। अगर हम इसकी बात करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन सर्विसेज की, द बैंक विल डिस्प्ले देयर वेबसाइट, देयर ब्रांचेज। आपने देखा होगा बैंकिंग ओम्बड्समैन की जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज में आपके ब्रांच में एक बोर्ड लगा रहता है, बैंकिंग लोकपाल नाम हिंदी में है उसका, और ये 2006 में ये स्कीम आई है। विद इन 30 डे ऑफ लॉजिंग कंप्लेंट, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को 30 दिन में वो करना होता है। इफ द कस्टमर डज नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स फ्रॉम इट, कस्टमर विशेस टू परस्यू अदर एवेन्यूज। और अब क्या है देखो, 30 दिन में आप बैंक को एक नोटिस देंगे, अगर 30 दिन में बैंक कुछ नहीं कहता है तभी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। इसके लिए मेरा एक अलग से लेक्चर है बैंकिंग ओम्बड्समैन, वो देख सकते हैं। He may approach the banking ombudsman appointed by RBI। तो RBI बैंकिंग ओम्बड्समैन अपॉइंट करता है। आमतौर पर जितने भी स्टेट में RBI के ऑफिस हैं वहीं पे बैंकिंग ओम्बड्समैन का ऑफिस भी अवेलेबल है, सिचुएटेड है, ठीक है। सेलियंट फीचर ऑफ बैंकिंग और डिस्प्लेड, वहाँ बैंकों के नोटिस बोर्ड में इसके सारे जो है सेलियंट फीचर दिखाई देते हैं। अब देखो BCSBI की बात आई यहाँ पर, देखो इसमें क्या है, इसमें SS तारापुर एक चेयरमैनशिप थी, उनकी कमेटी आई, कमेटी फॉर प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विस अंडर द चेयरमैन। तो ये आई 2003 में कमेटी आई, ठीक है। इसने अपना काम दिए, रिकमेंडेशन दी, जो भी सर्च करी उसने। उसके बाद द कमेटी फेल्ट दैट इन द एफर्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड एंड पैकेज सर्विस, कुछ इसमें खास बात नहीं है, जहाँ खास बात होगी मैं बिल्कुल रोक दूंगा यहाँ पे। Therefore, the committee recommended setting up the banking codes and standard, वो करा, ठीक है, कुछ नहीं। और ये कुछ इस तरह से ऑन द लाइन्स ऑफ बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ फंक्शनिंग, कहाँ पर, यूके में है, उसी के तरह बनाया गया, ठीक है। Among the existing institutional structure, the scheme of banking ombudsman which has functioning for quite some time, कुछ important नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर देख लीजिएगा, RBI मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट अप्रैल 2000, अनाउंस द सेटिंग ऑफ बैंकिंग कोड्स। ये कहाँ पे अनाउंसमेंट किया उसने, अप्रैल 2005 में किया, लेकिन ये जो लागू हुआ, देखिए वो कब लागू हुआ, फरवरी 2006 में। तो BCSBI ने एक सेपरेट सोसाइटी है, यहाँ पॉइंट है कि जिसको यहाँ पे रजिस्टर किया गया, कब किया गया, 18 फरवरी को। 18 फरवरी को एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर हुई, तभी इसके बाद इसके काम शुरू हुए, ठीक है, क्लियर है। चलो मैं थोड़ा बैटरी बदल रहा हूँ, एक मिनट। चलिए जी, हम बात कर रहे थे BCSBI, और BCSBI के बारे में इतनी बात क्लियर हो गई कि ये BCSBI जो है
एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर हुआ, एक सोसाइटी है, ठीक है। और इस सोसाइटी ने अपने आप को 2006 में रजिस्ट्रेशन कराया। अब इसमें क्या हुआ, एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह इसमें आरबीआई इंटरफेयर नहीं करता। क्या करती है, टू मॉनिटर एंड एसेस द कंप्लायंसेस विद कोड्स एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है, ये सब करती है। इज नॉट ए, और ये डिपार्टमेंट कोई नहीं अलग से ऑटोनोमस है, ठीक है। इज एन इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंडस्ट्री वॉचडॉग, वॉचडॉग का मतलब जो निगरानी रख रहे हैं, ठीक है, क्या के लिए, इंश्योर करने के लिए, कंज्यूमर्स और बैंकिंग सर्विस के लिए, वो करने के लिए, ठीक है। The board really function as an autonomous and independent watchdog of industry. The RBI has decided to extend financial support. अब देखो, वैसे तो वो पहले सोसाइटी बना, लेकिन आरबीआई ने कहा फाइनेंशियल सपोर्ट हम इसमें देंगे फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। कितने साल, अब 5 साल बीत गए। दिस विल एनेबल द बोर्ड टू रीच इट्स इकोनॉमिक क्रिटिकल मास दैट विल मेक इट ट्रूली इंडिपेंडेंट इन इट्स फंक्शनिंग। और उसके बाद क्या हुआ, ऑन इट पार्ट आरबीआई डेराइव सुपरवाइजरी कंफर्ट इन केस ऑफ द बैंक्स विच आर मेंबर ऑफ द बोर्ड। इन सब्सटेंस द बोर्ड हैज सेट अप द इंश्योर द कॉमन मैन एज ए कंज्यूमर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री इज इन नो वे एट ए डिसएडवांटेजियस पोजिशन, रियली गेट्स विद द, ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। चलो, अब आप बात आती है रोल ऑफ आईबी। तो रोल ऑफ आईबी के लिए हमने पहले ही बता दिया था कि ये कोड इसने बनाए थे, किसके लिए, नॉर्मल बनाए थे, फिर उसने क्रेडिट कार्ड के लिए बनाए, तो तीनों ये आए, तो ये हमने अभी पहले पैराग्राफ में पढ़ लिया है, ठीक है। कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, अब यहाँ पर भी कुछ रूल बनाए कि भाई बैंक के क्या कमिटमेंट होने चाहिए। तो उसने क्या करा, एक एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट में आरबीआई को रिक्वेस्ट किया कि वर्किंग ग्रुप फॉर्म करो जो क्या करे, कॉम्प्रिहेंसिव फेयर प्रैक्टिस को ड्राफ्ट कर दे जिसमें सारे कस्टमर के एरिया आते हों। बहुत देर से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है, आपका टॉपिक सही चल रहा है। एक बार यस लिख दीजिए, सही चल रहा है तो। 26 लोग देख रहे हैं, 24 लाइक हैं। 2 लोग जिनको क्लास लाइक नहीं हो रही, वो डिसलाइक कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। तानिया शर्मा आज बहुत दिनों में क्लास में दिखाई दे रही हैं। कई सारे नए लोग भी आज क्लास में दिख रहे हैं। मुनीबा सलाम, चलो गुड। ये टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है इस वीडियो को आप बहुत फास्ट चला लें, कान में लगा लें, और जब मेट्रो में जा रहे हैं तो सुन ले, आपका टॉपिक फिर भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि क्या है कि एक ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव फेयर प्रैक्टिस कोड लगाना है, बनाने के लिए एक वो की गई जिसको यूनिफॉर्मली एडॉप्शन कर लिया जाए। तो आईबीए हैड सेटअप ए वर्किंग ग्रुप उसने बनाया जो सारी एग्जिस्टिंग कोड्स को रिव्यू कर रही है, प्रैक्टिस को। उस वर्किंग ग्रुप ने क्या किया, फेयर प्रैक्टिस कोड को एग्जामिन किया जो बैंकर्स ने अडॉप्ट किए हुए, जो अदर कंट्री में चल रहे हैं, हांगकांग वगैरह वगैरह यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। एंड प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट बैंकर फेयर प्रैक्टिस कोड ड्यूली इनकॉर्पोरेटिंग सम ऑफ द फाइनल पॉइंट, और उसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट बात इसमें डाल करके वो करी गई, ठीक है। तो इसमें कुछ इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें, ठीक है। अब देखो बात आ गई, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर वाज रिलीज बाई का है। अब इन्होंने जब कोड बन गए तो रिलीज किए, कब किए उन्होंने, 1 जुलाई 2000, फरवरी 2006 में रजिस्टर किया था, 2006 में इन्होंने कोड दे दिए। बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ विद बीसीएसबीआई एज ए मेंबर एंड हैव द कोड अडॉप्टेड बाय देयर रेस्पेक्टिव बोर्ड्स, ठीक है। Thereafter, when they are ready to implement the commitment contained in the code, the bank will enter into the covenant with BCSBI, binding them the monitoring BCSBI as far as implement। कहने का मतलब है वो सारे लोग जो हैं जो बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड के अकॉर्डिंग अपने बोर्ड से कुछ कोड्स को अडॉप्ट कराएंगे, और वो जो होने चाहिए वो BCSBI के कोड की तरह होने चाहिए, ठीक है। द बैंक वुड ऑल्सो be required to make necessary changes in certain policy and procedural aspect, ये सब चीजें होंगी with the adoption of the codes of
मेंबर बैंक हु आर मेंबर ऑफ बीसीएसबीआई द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ 1 क्यों लिख दिया, ये क्वेश्चन है क्या बोलता है देखो, with the adoption of codes of bank commitment of the customer by member bank who are member of BCSBI, the following voluntary code would not be applicable to them। जो लोग BCSBI के मेंबर हो जाएंगे उन्हें IBI के कोड्स, जो 3 कोड हैं, उसका वो होना जरूरी नहीं है, जो कि उन्होंने वॉलेंटली एक्सेप्ट किए थे। वो चाहे तो उसे चलाते रहे या नहीं चलाएं, कोई बात नहीं, ठीक है। बैंक्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ BCSBI, और या जो हो नहीं सकते, एक तो जो नहीं है और जो हो नहीं सकते, वुड कंटिन्यू टू फॉलो दीज कोड, और उनके लिए वही 3 IBA वाले कोड चलते रहेंगे। अभी इसमें 123 में छोड़ दो, अच्छा ठीक है। अब क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो उस कंडीशन में ये सारी सर्विसेज हैं, डिपॉजिट है, लॉकर है। हाँ, ये बहुत जो फ्रॉड, वो क्या बोलते हैं, कंप्लेंट प्रोन एरिया है, वो ये एरिया है डिसीज्ड अकाउंट का सेटलमेंट करना, फॉरेन एक्सचेंज में कंप्लेंट, रेमिटेंस में है, लोन्स एडवांसेस, ये सारे जो है एरियाज हैं, ठीक है। और एक बात और है, इन एरियाज में ये कंप्लेंट है कि वो एरियाज कौन से हैं, इंटरनली ड्वेल्स अपॉन का, इंटरेस्ट रेट की बात है, टैरिफ शेड्यूल यानी खर्चे का नहीं पता लग रहा है, ठीक है। और बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप का टर्म्स कंडीशन नहीं पता लग रहा, लॉस हो जाए तो कंपनसेशन क्या होगा, ठीक है। प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आ रही है, नॉर्म्स गवर्निंग एडवर्टीजमेंट, और इस तरह की बातें इसमें आ रही हैं। कितने लोग इस क्लास में बैठे हैं जिन्होंने ये टॉपिक पहले से बुक से पढ़ रखा है? इस क्लास में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा है या हाल में पढ़ा हुआ है? जितने लोगों ने ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा उनको बिल्कुल अब ऐसा लग रहा हो कि सारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, पढ़ा हुआ अब उनको बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा। कोई नहीं है इसमें, कोई बच्चा ऐसा नहीं बैठा हुआ है जिसने ये पढ़ा हो? आई हैव read। चलिए, अच्छी बात है, अगर आपने अंडरलाइन किया होगा तो आपका रिवीजन हो जा रहा। और अगर कोई रिवीजन भी हो रहा है तो ये समझ लीजिए, रिवीजन होना मतलब पक्के मार्क्स होना। JIB CIB के लिए मैंने बार बार बच्चों को एडवाइस किया, जो टॉपिक पढ़ो पक्का पढ़ो, मतलब पढ़ा मीन्स पढ़ा, कुछ भी पूछ ले भाई तू अब इसमें से, ठीक है। चलो, एवरी मेंबर बैंक इज रिक्वायर्ड टू, क्या होना चाहिए, हैव ए हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। कोड ऑफ कंप्लायंस, और कोड कंप्लायंस CCO बोलते हैं, कोड कंप्लायंस ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है। हर कंट्रोलिंग ऑफिस में कोड कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए। एट ईच ब्रांच नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ कोड कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। उसके अलावा डिस्प्ले नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो ये 4 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक के जो कोड थे वो 2009-2014 में जो है रिवाइव हुए थे, इसमें कोई बात बताने की नहीं है, अभी 2014 का लिख रखा है, ठीक है। और उसका रीजन ये था कि इन करंट रिव्यू में उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्म लाइक ATM, अब इसमें क्या है, भीम पे, ऐप पे, ये सब आ जाएंगे आगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहां क्या कहता है, और सेपरेट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी इसमें डाल दिया, फिर सीनियर सिटीजन के लिए भी एक सेक्शन डाल दिया, और यहाँ पर कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू MSME के लिए भी कुछ डाल दिया। MSME नहीं है, MSE है, मतलब इसमें स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज तो नहीं, लेकिन माइक्रो एंड स्मॉल को लिया गया, ठीक है। 2008 में हो गए, ठीक है। उसके बाद चलो, अब फंक्शन ऑफ BCSBI कैसे काम करता है, तो इसमें बात आती है, द कोड इज, देखो कोड इज वॉलेंटली एंड सेट मिनिमम स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, ध्यान रखना वॉलेंटली कोड है, ठीक है, टू फॉलो व्हेन दे आर डीलिंग विद द इंडिविजुअल कस्टमर, बार बार मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है।
उनके डे टू डे ऑपरेशन में। द कोर्स इज नॉट ओनली मेल फॉर द, वो प्रोटेक्शन ही नहीं कर रहा, उसके अलावा क्या कर रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ाना इसका काम है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है, द कॉमन मैन इज देयर फॉर अ रीजन द एत्रा ऑफ BCSBI, यानी जो मतलब एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, वो पूरा बेस उसमें जो है कॉमन मैन को माना गया है, किसमें, BCSBI को। तो ये जो स्पेलिंग्स वहाँ पे ये लैटिन वर्ड्स होते हैं कुछ, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड, उसकी भाई इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप देखो क्या क्या चीजें ध्यान से देना। एक तो एनुअल स्टेटमेंट देना है आपने, विजिट्स जो BCSBI के मॉनिटर हैं वो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस लेते हैं, ब्रांचों में विजिट करते हैं और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन कोड की स्टेटस को देखते हैं, स्टडी जितनी कंप्लेंट होती है उनकी स्टडी करते हैं, जो भी कस्टमर लोग करते हैं, और उस पर बैंकिंग ओम्बड्समैन और या उसका अपीलेट अथॉरिटी क्या वो कर रहा है, और उसमें कहीं कोई सिस्टम वाइड कोई डेफिशिएंसी तो नहीं, ये देखते हैं। एनुअल कॉन्फ्रेंस विद प्रिंसिपल कोड कंप्लायंस ऑफिसर के साथ करते हैं, जो भी मेंबर है ना, CCO था ना, कोड कंप्लायंस ऑफिसर, CCO, उसके साथ बात करते हैं। तो ये उसका जो है मॉनिटरिंग है। ठीक है, और BCSBI क्या इनिशिएटिव लेता है, तो वो क्या है इनिशिएटिव, प्रोवाइड फैकल्टी सपोर्ट टू ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, मतलब बैंकों को फैकल्टी सपोर्ट दे रहा है। पार्टिसिपेट इन ऑन लोकेशन वर्कशॉप, वहाँ पे जाके आपको वो देख रहा है, बैंकों में जा करके वर्कशॉप कर रहा है। एसोसिएट विद कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम, और बैंकिंग ओम्बड्समैन जो कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है उस पर बात करता है। प्रोवाइड्स क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इन मुंबई में क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं। पब्लिश क्वार्टरली न्यूज़लेटर, ये देखो क्वेश्चन आपका पक्का है, कस्टमर मैटर्स जो है एक क्वेश्चन जो है एक बुकलेट आती है वो करता है। ठीक है, जारी करता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, ग्रीवांस रिड्रेसल की। ग्रीवांस से आपकी शिकायतों का क्या होता है, तो जो भी मेंबर है BCSBI वो कैसे करेंगे, वो एक हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन रखेंगे ब्रांच में, और ब्रांच में सबका उसका कॉन्टैक्ट नंबर, CCO का सब कुछ रखेंगे। पहली बात आ गई यहाँ पे। दूसरी, CCO जो होगा हर कंट्रोल ऑफिस में एक CCO रखेंगे, एक तो नंबर रखेंगे, एक अपॉइंट भी करेंगे, खाली नंबर नहीं रखें, फोन नहीं बजता रहना चाहिए। ठीक है, कस्टमर शुड फर्स्ट अप्रोच द हेल्प डेस्क, वहाँ जाए, इन केस इश्यू नॉट रिजॉल्व तो वो CCO को बात करे। ठीक है, और अगर उसके बाद भी नहीं आया तो बैंकिंग ओम्बड्समैन से बात करे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकिंग ओम्बड्समैन एंड बैंकिंग कोर्स स्टैंडर्ड। हाँ, यहाँ देख लो जरा, बैंकिंग ओम्बड्समैन और BCSBI में जो उनका वो फर्क है, उसने कहा कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है इज ए रिड्रेसल मैकेनिज्म है, कि आपके डिस्प्यूट को, बैंक्स और कस्टमर के डिस्प्यूट को वो करने का है। ठीक है, जबकि BCSBI क्या है, BCSBI ने कोड बना रखे हैं। ठीक है, एज ऑल्सो एज टू अटेंड टू इंडिविजुअल कंप्लेंट रिलेटिंग। ऑन द अदर हैंड BCSBI ने क्या वो लिखा है, वो एक वॉचडॉग की तरह काम कर रहा है, और कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर उसने बना रखे हैं। ठीक है, चलो लेट सम अप हो गया, 4 आंसर दे दीजिए। अभी जाइएगा मत, मैं कुछ और भी आपको बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट यूट्यूब की कैसे एक्सेस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसके आंसर जरा सब फटाफट दे दीजिए। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट 10% इक्विटी इन द सिविल, सिविल में 10% किसका नहीं है, HDFC, ICICI और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सिंपल थ्योरेटिकल आंसर है। ठीक है, पहले का D आंसर है, ये प्राइवेट बैंक है, इसका नहीं है। ठीक है, दूसरे में आंसर क्या है, सिविल इज ए क्रेडिट ब्यूरो कैटर्स टू, किसको करती है। कई बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं, इसका आंसर दो जरा, सेकंड वाले का बिना देखे आंसर देना। हाउ मेनी क्रेडिट कंपनी, 4 हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय, कौन ले सकता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी एक्सेस्ड, कौन कौन वो कर सकता है इसमें। किसका C आंसर है, कम से कम क्वेश्चन तो लिख दिया करो। सेकंड का C, चलो थर्ड का है C। हाँ, फोर्थ का आंसर बताइए आप लोग,
फोर्थ का आंसर बताइए कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी एक्सेस बाय, कौन कौन ले सकते हैं? ठीक है, जो मेंबर है अपनी अपनी शेयरिंग कर रहा वो, और दूसरा जो है इंडिविजुअल सिटीजन। मैंने आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे दिया था। फोर्थ का आंसर है बोथ ए एंड सी। ठीक है, फिफ्थ का आंसर क्या है? रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर बोरोबल अकाउंट कंसेंट ऑब्जेक्शन लेंडर, कितने दिन का बताया था इसमें? 21 डेज का था, ध्यान है? मैंने बोला था 7 दिन होना चाहिए। पांचवे का ए आंसर। BCSBI was registered under a सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। फेयर प्रैक्टिस, बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड किसने करे थे? IBA ने। और इसके मेंबर कितने थे? ये हिस्टोरिकल आंसर क्वेश्चन है, इसके लिए हम वैसे इसमें 126 है, लेकिन अब बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो ये पूरा हुआ था, और इस टॉपिक के साथ पूरा होते ही समझ लीजिए आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, JIB हो या CIB हो। अब मैं बात कर रहा हूं कि आप ऐप में ये प्लेलिस्ट कैसे एक्सेस करेंगे। जब आप ऐप में जाएंगे तो स्टोर नाम का बटन आएगा आपके मोबाइल ऐप में। नीचे स्टोर में जब जाएंगे तो यहाँ सारे कोर्स दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं ये बात सिर्फ JIB वालों के लिए बता रहा हूँ। कोर्स के प्राइस वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे वो कोर्स दिखाई दे रहा है जो YouTube के लिए बनाया हुआ कोर्स है, जिसमें YouTube के सारे लिंक हैं। तो अगर YouTube के लिंक के कोर्स की बात करें तो मैं इसे खोल रहा हूँ, देखिए। ये YouTube का कोर्स है, इसको आप खोलेंगे। अभी मैं आपसे किसी से पैसा देने को नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर्स है 1900 रुपए का, लेकिन आप कंटेंट में जाना उसके। आप कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पे फॉर अनपेड मेंबर, फॉर पेड मेंबर, जब आप अंदर घुसेंगे तो जो अनपेड मेंबर है, अगर आपको दिखाई नहीं तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, तो जो फ्री में देखना चाहते हैं वो अनपेड मेंबर में जाएंगे, लेकिन उनको डेली डेली का लिंक दिखाई देगा। ठीक है, जो लोग पेड मेंबर हैं उनको सारे लिंक, अप टू सारे लिंक यहाँ दिखाई देंगे, उनके लिंक लाइव रहेंगे एग्जाम तक, और जो पेड में अनपेड मेंबर है उनको लाइव लिंक यहाँ पे PDF दिखाई देगा, लेकिन चलेंगे वही जो उनके लिए वो है। ठीक है, तो आप इस तरह इसका यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास में रहें और पढ़ाई करें डेली। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम कर लिए, आपका JIB डेफिनेटली होगा। और उस बात का ध्यान रखना कि सेकंड और थर्ड में एक ही दिन है, बड़ी मुश्किल हो गई है, तो बहुत आपको रखना है। दिवाली की छुट्टियों में थोड़ा पढ़ाई कर लें। थर्ड पेपर को अभी जब हम फर्स्ट पेपर ले रहे हैं, इसमें ही थर्ड पेपर का 30% कवर करेंगे, सेम इसी में ही। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा क्लासेस में। और क्लासेस में बहुत कम बच्चे आते हैं, इसका मुझे बहुत अफसोस होता है। ठीक है, चाहे 10 बच्चे आए या 20 आए, मेरी पूरी एनर्जी उस क्लास में लगती है। मैं कहीं से भी अपने पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से लोग क्लास में आया कीजिए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।